गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एक बार बताएं सब कुछ। भाई मेरा स्वास्थ्य बढ़िया ठीक है। अब क्लास कंटिन्यू अपन कर लेंगे, लेकिन एक बार बताओ अभी क्लियर है? मेरी आवाज आपको आ रही है? शेखर ने लिख दिया क्लियर, ओके। ध्रुपद ने लिख दिया, दिव्या ने लिख दिया, ओके भाई चलो बढ़िया। रूप सिंह ने लिख दिया, अतुल ने लिख दिया है, कैलाश ने, लक्ष्मण ने, शिवानी ने, किरण ने, निधि ने, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया क्लियर है। क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपन करते हैं अपन अपनी क्लास। अपनी शायरी आज की क्या है? मंजिल की तलब है तो हकदार बने रहना, मंजिल की तलब है तो हकदार बने रहना, हर मुश्किलों से लड़ने को तैयार बने रहना। लोग तो बड़ी सोच को समझते हैं पागलपन, लोग तो बड़ी सोच को समझते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को भाई। आप आसपास के लोग देखोगे तो अगर आपने कुछ बड़ा टारगेट लेके रखा है, बड़ा गोल अगर आपने बना लिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो आपको पागल समझेंगे और आपको मतलब मजाक उड़ाएंगे और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है ना। कुछ ऐसे रास्ते जरूर निकलते हैं, अगर अपन मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला जरूर सुनता है अपनी, है ना। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ। अभी 2022 का अपना व्यापम का एग्जाम हुआ था। तो व्यापम का एग्जाम इस बार जो हुआ, उसमें एक तो पोस्ट बहुत कम निकली, 32 पोस्ट थी। और उसके बाद फिर जब पेपर हुआ तो फिर आउट ऑफ सिलेबस था। तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा था भाई अब गवर्नमेंट में कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे बोला बाद में, एग्जाम के बाद में, कि भाई गौरव तुम ये कोचिंग वोचिंग अब बंद कर दो, अब एक ब्लड कलेक्शन सेंटर शुरू कर लो। कोचिंग में अब कोई स्कोप नहीं रह गया है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो जिस लाइन में हूँ उसी लाइन में जितना स्पेशलिटी अगर मुझे मिलती है, बोर्ड वगैरह खरीद के यूट्यूब पे मैं एक गॉडकर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो बड़ा हंसा मेरे ऊपर, बोले गॉडकर सीरीज में क्या होगा, और मतलब इतना 3-4 लाख का खर्चा करके यूट्यूब पे क्या इनकम होगी। तो अगर मैं उसकी बात की सुन के रह जाता तो आज अपन इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाते, इतने अच्छे आप लोग हम लोगों से नहीं जुड़े होते। ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये नेगेटिव लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सोचना है। पढ़ाई में आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आप लोगों से जब बात करते होंगे तो आपको कुछ लोग एडवाइस देते होंगे कि भाई पिछली बार पेपर आया था, हो सकता है इस बार भी वैसे ही आ जाए। तो पता नहीं इस बार के बाद में फिर दूसरी वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी, है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव बातें करेंगे। उन लोगों से आपको दूरी बना के रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। देखो, पॉजिटिव सोचने का तरीका बहुत सारी चीजें। भाई मान लो एग्जाम में अपना सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। ये पढ़ाई आपको हमेशा पूरी लाइफ काम आएगी। भाई आप अगर प्राइवेट में भी जॉब करेंगे तो प्राइवेट में भी आप देखेंगे कि जिस बंदे को ज्यादा नॉलेज होता है उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। मगर मतलब भले ही अगर 2 लोग हैं और 2 लोगों की सैलरी बराबर है, लेकिन सैलरी में भी जिस पर्सन को नॉलेज ज्यादा हो तो आप देखते हो कि ज्यादा नॉलेज जिसको है उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है, उसको छुट्टी आराम से मिल जाती है, बॉस उसको थोड़ा सा मतलब डांटता नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक अलग तरह से सक्सेस है ना। तो उसको आप ये मान के चलो कि आप अगर अभी क्लास चल रही है तो ये सिर्फ सिर्फ एग्जाम के लिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके पूरे कैरियर के लिए है, चाहे गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, तो आपको ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार अपनी शायरी को पूरा करता हूं और अपन फिर क्लास शुरू करेंगे कि मंजिल की तलब है तो हकदार बने रहना, मंजिल की तलब है तो हकदार बने रहना, हर मुश्किलों से लड़ने को तैयार बने रहना। लोग तो बड़ी सोच को समझते हैं पागलपन, पर पागल ही बने हो
तो लगातार बने रहना। अगर आपको लोग पागल समझ रहे हैं तो ये लगातार पागल बने रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी कंटिन्यू जारी रखो भाई। चलो अपन आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया रूप सिंह लिखा, बहुत लोग डिमोटिवेट करते, बिल्कुल नहीं होना भैया आपको। ब्लड बैंक अपनी चल रही थी और ब्लड बैंक में अपन एक टॉपिक अपना हो चुका है। आज अपन दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स की अपन बात करेंगे। जेनेटिक्स का थोड़ा सा अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था, आज की क्लास में अपन इसके थोड़े और डिटेल में चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है टर्म्स, एग्जाम में से क्वेश्चन बनते भी हैं। पहली चीज जीन है ना, एक सिंगल वर्ड से ही अपन समझते हुए चलेंगे। एग्जाम में कई बार ये सिंगल वर्ड ही क्वेश्चन में आ जाती है, ऊपर डेफिनेशन लिखी रहती है और नीचे उसका आंसर देना होता है। जीन क्या होते हैं भाई? डीएनए का अगर सेगमेंट अगर अपन निकालें जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे अपन जीन कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में आप समझो, ये आपको एक क्रोमोसोम्स दिख रहा है ना। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटल 46 होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, मतलब 23 पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो टोटल 46 होंगे। अब इन क्रोमोसोम्स में बीच बीच में मान लो ये एक क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स में छोटी छोटी इस तरह से कुछ कैरेक्टर होंगे, डीएनए के सेगमेंट होंगे, इसके अंदर डीएनए के सेगमेंट होते हैं और ये जो सेगमेंट होते हैं वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। किसी एक कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं भाई? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों के माँ बाप अगर करली हेयर के होते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे भी करली हेयर के होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के माँ बाप अगर नीली आंखों के हैं तो उनके बच्चे भी नीले आंखों के होते हैं, है ना। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में कैसे पहुंचते हैं? ये जीन के माध्यम से ही निकलते हैं, जीन के माध्यम से ही माँ बाप से बच्चों में पहुंचते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये क्रोमोसोम्स के बीच बीच में डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट हैं, ठीक है। और एक क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये एक सिंगल सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो ये सिंगल सेगमेंट को अपन एक वर्ड में जीन कहते हैं, ठीक है। अपनी कोचिंग का नाम जो जीनोम शब्द है वो जीनोम एक्चुअली जीन से ही निकला है। किसी भी पर्सन की जितनी जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल की अगर पूरी स्टडी की जाए तो उसको अपन एक वर्ड में जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो जीनोम एक्चुअली अभी कोविड में बहुत सीक्वेंसिंग चली थी, कोविड में जीनोम का बड़ा रोल था, है ना। तो जीनोम का मतलब यही होता है किसी पर्सन की सारी जेनेटिक जो मटेरियल होती है उसको अपन जीनोम कहते हैं, ठीक है भाई। वही अपनी कोचिंग का नाम है। और एक सिंगल जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपन जीन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अपना लोकस। लोकस क्या होता है भाई? एक ही क्रोमोसोम्स पर जीन की जो पोजीशन होती है। मैंने कहा भाई ये जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो, इस क्रोमोसोम्स में बीच बीच में डीएनए के कुछ सेगमेंट हैं, ये सेगमेंट को हमने जीन बोला है। अब जिस जगह पर ये डीएनए का सेगमेंट है उसे ही हम लोकस कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोकस कहेंगे, ठीक। आगे एलेली, अगला वर्ड है अपना एलेली। एलेली क्या होता है भाई? क्रोमोसोम्स पर अगर सेम ही पोजीशन पर ऑक्यूपाई करने वाले सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल दो या दो से अधिक जो जीन रहते हैं उनको अपन एलेली कहते हैं। जैसे अपन आंखों की बात कर रहे थे कि आंखों में किसी बच्चे की आंखें काली हैं, किसी की नीली हैं, किसी की भूरी हैं, तो आंखों का जो कैरेक्टर है वो किसी क्रोमोसोम्स के किसी एक जगह पर डिपेंड होता है, एक जगह पर प्रेजेंट होता है वो जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो किसी मदर फादर की बात करेंगे तो उसमें वो जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा अलग होगा, दूसरे में थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरह के जो सेम कैरेक्टर वाले जो होते हैं जीन, उनकी जो वो जो जीन होते हैं उनको अपन एलेली बोलते हैं। सेम कैरेक्टर मतलब क्रोमोसोम्स पर एक ही जगह पर प्रेजेंट होने वाले दो या दो से अलग ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा अगर जीन है जो एक जैसे कैरेक्टर एक क्रोमोसोम्स की एक लोकेशन पर प्रेजेंट होकर दिखाते हैं उनको अपन एलेली कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, जेनेटिक में बहुत ज्यादा डिटेल में है आगे चल के, लेकिन अपने ब्लड बैंक में जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है अपन उतना ही अभी फिलहाल डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अपन कोशिश करेंगे कि इम्यूनोलॉजी में अपन इसको थोड़े और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन इसको डिटेल में करते हुए चले। हालांकि एग्जाम में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती नहीं है तो अपन ने ज्यादा छोड़ के रखी है, फिर भी अपन देखेंगे। अभी 73 टॉपिक अपन ने आपको सिलेबस में मिले हैं, 2 टॉपिक और ऐड होना है, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही सोच रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला वर्ड है अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप। 2 वर्ड आप देख रहे हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल या सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मेकअप जेनेटिक मेकअप होता है उसको अपन जीनोटाइप कहते हैं। और उस जेनेटिक मेकअप के बाद
जो इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आते हैं उन्हें अपन फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे अब अपन बात कर रहे थे नीली आंखें और भूरी आंखें, तो वो जेनेटिक मेकअप जो होगा वो जीन के अंदर होगा, तो उसको अपन जीनोटाइप कह सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि मदर में या फादर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चों में पहुंचे ही, क्योंकि मदर का अलग है फादर का अलग है, तो मदर का पहुंच रहा है कि फादर का पहुंच रहा है बच्चे में, ये डिपेंड करता है भाई। कई बार कुछ बच्चों में मदर के पहुंच जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, कुछ बच्चों में फादर के पहुंच जाते हैं, है ना, कुछ आधे आधे, कभी कुछ कैरेक्टर मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के होते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर बच्चों में दिखेगा या किसी भी पर्सन में जो कैरेक्टर दिखते हैं वो उसको फिनोटाइप कहलाता है। जैसे अपन करली हेयर की बात कर रहे थे, तो करली हेयर अपन को दिख सकता है कि करली हेयर अगर आप किसी पर्सन का देखें और अपन देखें उसके हेयर जो है वो करली है। ठीक है, स्किन का कलर भी जेनेटिक मटेरियल से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हैं जो अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको अपन फिनोटाइप बोलते हैं। ब्लड ग्रुप की अपन बात करें तो ब्लड ग्रुप जब अपन लगाते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो वो अपना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, उसको अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कैरेक्टर है वो फिनोटाइप कहलाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप बना है तो वो मदर से कौन सा जीन आया, फादर से कौन सा जीन आया, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो फिर अलग अलग होगा। जैसे आप देखें यहाँ पर अगर अपन ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में फिनोटाइप तो ए हो गया हमारा, है ना, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है हमारे ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो ए हमारा फिनोटाइप कहलाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे हम कहेंगे कि उसका फिनोटाइप जो है वो ए है। लेकिन अगर अपन जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप इसके दो हो सकते हैं, या तो डबल ए हो सकता है। डबल ए का मतलब क्या हो सकता है भाई, डबल ए का मतलब ये है कि मदर से भी ए जीन आया और फादर से भी ए जीन आया। अगर दोनों ही से ही ए जीन आए तो दोनों ने जब जीन भेजे तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप हुआ वो ए हो गया। लेकिन फिर दूसरी एक और कंडीशन बन सकती है, हो सकता है मदर का ग्रुप ए था और उसने ए जीन भेजा बच्चे में, लेकिन फादर का ग्रुप ओ था तो उसने ओ जीन भेजा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा कि ए जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ओ जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। ओ जीन रिसेसिव होता है तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो डोमिनेंट ए है वो अपना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा और ज्यादा प्रभाव की वजह से बच्चे में जो ग्रुप होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ओ जीन जो होगा वो उसमें रिसेसिव होकर रह जाएगा, उसमें ओ जीन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे में ग्रुप तो भले ही ओ रहेगा, लेकिन जब उसकी जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप में एक जीन ए है और एक जीन ओ है, तो जीनोटाइप उसका जो बनेगा वो बनेगा ए ओ। मतलब ब्लड ग्रुप ए अगर किसी का है तो उसका जीनोटाइप डबल ए भी हो सकता है या फिर ए ओ भी हो सकता है। ए ओ में आप पूछोगे कि सर ओ ग्रुप उसका क्यों नहीं हुआ अगर जीनोटाइप ओ है, तो उसका रीजन यही है कि अगर मदर फादर किसी में से भी एक में अगर ए या फिर बी जीन अगर बच्चे में पहुंच जाए तो ए जीन और बी जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और डोमिनेंट की वजह से उसका ग्रुप ओ जो होता है वो अप्रभावी हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, उसकी वजह से उसका ग्रुप जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन बी की बात करें, किसी का अगर बच्चा है और उसका ग्रुप अगर बी है तो इसमें भी सेम कंडीशन बनेगी, मदर और फादर दोनों से या तो बी जीन पहुंच सकते हैं उसके अंदर, मदर है उसका भी बी ग्रुप था, फादर का भी बी ग्रुप था, तो दोनों से बी जीन अगर पहुंचे तो बच्चे का ग्रुप बी ही होगा। या फिर दूसरी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मदर का बी है या फादर का बी है, मतलब किसी एक का अगर बी है और दूसरे का अगर ओ है तो ओ फिर दोबारा से यहाँ पर रिसेसिव हो जाएगा। डोमिनेंट जो होता है वो ए और बी जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होती हैं, और डोमिनेंट होने की वजह से उसका ग्रुप जो होता है वो बी हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में उसका बी ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में बी ग्रुप वाले के दो जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो डबल बी हो सकता है या फिर बी ओ हो सकता है, ये दो जो हो सकते हैं वो जीनोटाइप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन ग्रुप ए बी की बात करें तो ए बी पे जरा ध्यान देना आप, थोड़ा सा अलग केमिस्ट्री चलेगी इसमें। ए बी में पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मदर और फादर दोनों में से एक ही जीन जा सकते हैं, या तो ए जाएगा या बी जाएगा। अब मान लो मदर ए है और फादर बी है, किसी भी बच्चे का ए बी ग्रुप तब हो सकता है जब किसी एक मदर में या फादर में से एक ए जीन जाए और मदर फादर में से दूसरे में से बी जीन जाए, है ना। जैसे अपन अगर पेयर मान के चलो कि मदर से ए जीन गया और फादर से बी जीन गया, ठीक है, यहां पर ओ जीन के जाने की संभावना कम है, क्योंकि ओ जीन अगर पहुंचेगा तो फिर
ए बी ग्रुप बनेगा ही नहीं। ए बी ग्रुप तभी बनेगा जब मदर और फादर दोनों में से एक एक जीन पहुंचेगा। ए जीन पहुंचा मदर से और बी जीन अगर फादर से पहुंचा है, तब उसका जो फिनोटाइप बनेगा वो ए बी बनेगा, और जीनोटाइप बनेगा वो भी ए बी ही बनेगा। यहां पर ओ का रोल नहीं होगा। ओ का रोल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीन सिर्फ एक ही पहुंच सकता है, तो या तो ए जो पहुंचेगा या फिर बी पहुंचेगा। अगर मान लो फादर ने ए पहुंचाया है तो मदर ने बी पहुंचाएगा, अगर मदर ने ए पहुंचाया है तो फादर बी पहुंचाएगा। ठीक है, तो ए बी की कंडीशन में जीनोटाइप भी ए बी होता है और फिनोटाइप भी ए बी ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ओ की बात करें तो ओ में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ओ में पॉसिबिलिटी ये बन सकती है भाई, उसमें मदर और फादर दोनों से ही ओजीन ही पहुंचेंगे। मदर से भी ओजीन पहुंचेगा और फादर से भी ओजीन ही पहुंचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी एक ने भी अगर ओजीन के अलावा कोई दूसरा जीन अगर बच्चे में पहुंचा दिया, अगर ए जीन पहुंचा दिया तो ए ग्रुप हो जाएगा, बी जीन पहुंचा दिया तो बी ग्रुप हो जाएगा। अब उसमें मदर हो चाहे फादर हो, किसी से भी अगर ए या बी जीन पहुंच गया तो उसका ग्रुप ओ नहीं रह पाएगा, उसका ग्रुप या तो ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, जो भी जीन उसके पहुंच जाएगा, क्योंकि ए और बी जीन दोनों जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर अपन ओ की बात करें तो ओ का जो जीनोटाइप है वो सिर्फ ओ ही हो सकता है, डबल ओ हो सकता है। और डबल ओ का मतलब क्या है? उसमें फादर से भी ओ जीन पहुंचेगा, मदर से भी ओ जीन ही पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में फिनोटाइप भी ओ ही रहेगा और जीनोटाइप भी डबल ओ ही रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन टोटल 4 ग्रुप हैं हमारे पास, 4 ग्रुप, अगर अपन एबीओ ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, आरएचए पे भी बात करेंगे अपन, लेकिन एबीओ ग्रुप में अगर अपने 4 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है, ओ होता है, इन चारों ग्रुप में अगर अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जीनोटाइप फिनोटाइप, एग्जाम में 1-2 बार आया भी है, पहले पुराने प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो ए के जो जीनोटाइप होते हैं वो डबल ए हो सकते हैं, ए ओ भी हो सकता है, बी के फिनोटाइप डबल बी भी हो सकते हैं और बी ओ भी हो सकता है, ए बी का फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होते हैं, ए बी, और ओ का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम होते हैं, डबल ओ। ठीक, तो ये जो टेबल है ये हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताती है। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करते हैं या देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकूंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, तो सभी को समझ में आ गई है क्या? एक बार जब तक मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई ऐसा लग रहा है कि सर नहीं आया समझ में, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ब्लड बैंक में ये जो चीजें हैं वो बड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी आप कितने ही पढ़ लो याद नहीं होंगी, और एक बार समझ में आ गई तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, डीएनए की लेंथ कितनी होती है ललिता? इतना अभी फिलहाल अपन ब्लड बैंक में चल पढ़ रहे हैं, तो ये डीएनए वगैरह अपन ने पढ़ा है, आप ध्यान देना, अपन ने बायोकेमिस्ट्री क्लास में डीएनए पढ़ा है, तो आप एक बार बायोकेमिस्ट्री क्लास देख लेना। ठीक है, रोडोप्सिन के कारण बिल्कुल वो देखो, भारती का एक मैसेज है, सर माँ और पापा अगर दोनों का ओ पॉजिटिव है तो बेबी का ग्रुप ओ नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं भारती, दोनों का अगर पॉजिटिव ही है, दोनों का ही, माँ का भी अगर ओ पॉजिटिव है, पिताजी का भी ओ पॉजिटिव है, तो बच्चे का ग्रुप ओ नेगेटिव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और चलो ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो ललिता लिखा डाउट है, ओके ललिता पूछो क्या डाउट है भाई, अपन आगे फिर कंटिन्यू कर देंगे। चलो तो बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं ना, जो भी डाउट है आप लिख देना तो अपन रिवर्स में भी चल जा सकते। ठीक, अब अपन कल देख रहे थे, नेटवर्क नहीं कट रहा भाई, मेरे यहाँ से कोई इशू नहीं है भारती, बाकी सब क्लियर है, आपके यहाँ पे आप थोड़े अच्छे नेटवर्क में जाओ। ठीक है, भारती फिर से पूरा का पूरा रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं होता, कोई एक आध क्वेश्चन रहता है ओ वाला। चलो एक बार ओ वाले को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओ देखो, अगर किसी बच्चे का ग्रुप अगर ओ है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो रही है मदर फादर की, कि मदर से भी ओ ही जीन पहुंचेगा और फादर से भी ओ जीन ही पहुंचेगा, क्योंकि एबीओ जो ग्रुप होता है, एबीओ ग्रुप में अपन ने क्या पढ़े भाई? एबीओ ग्रुप के अंदर अपन ने पढ़े इसमें 3 जीन होते हैं, ए जीन, बी जीन और ओ जीन। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसके मदर से भी ओ जीन ही पहुंचा है, फादर से भी ओ जीन ही पहुंचा है, तब जाकर उसके बच्चे का ग्रुप ओ बना है। ठीक है, ऐसा अपन क्यों बोल रहे हैं?
ऐसा अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मदर और फादर किसी दोनों में से अगर किसी एक का भी ए बी या फिर ए बी ग्रुप होता तो बच्चे में पॉसिबल ही नहीं था कि उसका ग्रुप ओ हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि अगर कोई भी अगर ए ग्रुप या बी ग्रुप अगर उसका जीन अगर बच्चे में पहुंचा देता तो ए और बी जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और डोमिनेंट होने की वजह से वो ओ जीन की फिर चलने ही नहीं देते। ओ जीन की नहीं चल पाती, मतलब बच्चे का जो ग्रुप होता वो उस आधार पर होता कि ए जीन पहुंचा है तो ए ग्रुप हो जाता, बी जीन पहुंचा है तो बी ग्रुप हो जाता। ठीक है, तो ओ वाला जो ग्रुप होता है उसमें फिनोटाइप भी ओ ही रहेगा। फिनोटाइप का मतलब क्या है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो भी ओ रहेगा। लेकिन अगर अपन जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप भी उसका ओ ही रहेगा। ओ का मतलब क्या होता है? मदर से जो जीन पहुंचा, फादर से जो जीन पहुंचा, दोनों को अगर अपन एक साथ मिलाकर बात करें तो उसको अपन एक साथ कहते हैं का उसका जीनोटाइप। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फादर और मदर दोनों का ही ग्रुप ओ है तो बेबी का ग्रुप जो होगा वो डेफिनेटली ओ ही होगा, उससे और कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, चलो बढ़िया, अब कोई बात नहीं, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में, इससे पहले की जो क्लास थी हमारी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से जो ग्रुप होते हैं उनके इनहेरिटेंस होते हैं, माँ बाप के थ्रू बच्चों में किस तरह से ग्रुप पहुंचते हैं, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी थ्योरी दी है एक साइंटिस्ट ने, बर्नस्टाइन थ्योरी, है ना। और उस बर्नस्टाइन थ्योरी में दो जो नियम है वो उसके उन्होंने प्रूफ किए भी थे, प्रूफ करके बताए थे। ये जो दोनों नियम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े प्रिंसिपल रूल हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे रूल दिए थे, लेकिन ये जो दो रूल हैं इनहेरिटेंस के, ये उसने प्रूफ किए थे। जो बर्नस्टाइन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूफ किए थे। इन दोनों नियम को अपन एक साथ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का नियम जो कि बर्नस्टाइन ने दिया था, या फिर अपन इसको बर्नस्टाइन थ्योरी भी कहते हैं, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। क्या कहा भाई बर्नस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि संतान के पास अगर एंटीजन ए बी या दोनों हो, जबकि दोनों में से कोई एक उसके पेरेंट से उसको विरासत में ना मिला हो, इनहेरिटेंस में मिला ना हो। ये उसने पहली चीज बोली। क्या बोली बर्नस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने? उन्होंने कहा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे में कोई जो जीन है वो जीन उसके मदर या फादर दोनों में से किसी एक के पास ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का ग्रुप ए है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मदर और फादर दोनों में से किसी का ग्रुप ए नहीं होगा, या फिर किसी का ग्रुप बी है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मदर या फादर दोनों में से किसी में से उसका बी जीन ना पहुंचा हो, है ना। जैसे अपन बात कर रहे थे ओ ग्रुप की, कि मदर फादर दोनों में की अगर ग्रुप ओ है तो उसमें ए और बी ग्रुप हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ए और बी जीन जो होते वो बच्चों में पहुंचा ही नहीं पाता। ठीक है, ये पहली लाइन थी, है ना। आगे देखें, दो तीन बच्चे होंगे तब भी ओ ही होगा। सौरभ, कितने भी बच्चे हो जाएं, अगर दोनों मदर फादर दोनों अगर ओ ग्रुप के हैं तो उनके जितने भी बच्चे होंगे वो ओ ग्रुप के ही होंगे। आगे बढ़े अपन। ब्लड ग्रुप ए बी के जो पेरेंट होंगे वो ओ की संतान पैदा नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मदर का ग्रुप भी अगर ए बी है और फादर है उसका ग्रुप भी ए बी है, दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, मदर का भी ए बी और फादर का भी ए बी, तो इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चे ओ ग्रुप वाले पैदा कर दें। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि इसके जीनोटाइप भी ए बी होते हैं। ए बी को फिनोटाइप भी ए बी है और जीनोटाइप भी ए बी है ना। इसमें ओ जीन है ही नहीं, क्योंकि एक पर्सन में दो जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। या तो ए जीन होगा, बी जीन होगा या ओ जीन होगा। तीन जीन है लेकिन तीनों में से तो कोई दो जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर किसी का ग्रुप ओ ए बी है, ए बी अगर ग्रुप हुआ उसका, तो इसका मतलब उसमें जो दो जीन है उसमें एक जीन जो है वो ए जीन है, दूसरा जीन जो है वो बी जीन है ना। तो उसका जीनोटाइप भी ए बी हुआ। तो इस कंडीशन में उसके जब बच्चे होंगे तो बच्चे भी ए बी ग्रुप के ही हो सकते हैं या फिर ए ग्रुप के भी हो सकते हैं। दोनों से अगर ए जीन पहुंचा है तो ए ग्रुप के हो जाएंगे, दोनों से बी जीन का अगर होगा तो बी जीन पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनसे ओ ग्रुप नहीं हो सकता। ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों जो मदर फादर हैं दोनों अगर ए बी ग्रुप के हैं तो उनके बच्चे कभी भी ओ ग्रुप के नहीं हो सकते। ये दो थ्योरी बर्नस्टाइन साइंटिस्ट ने दी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या थ्योरी है? एक बार फिर से मैं एक बार बोल के रिपीट कर देता हूं।
दो बातें उन्होंने बोली कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चे में कोई ग्रुप है तो उसका मदर फादर दोनों में से किसी एक से वो जीन ना पहुंचा हो। दूसरी चीज, अगर बच्चे के पेरेंट्स, अगर दोनों ही पेरेंट्स अगर ए बी ग्रुप के हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके बच्चे का ग्रुप ओ हो जाए। ठीक है, ये दो जो इनहेरिटेंस के लॉ थे उन्होंने प्रूफ करके भी बताए थे बर्नस्टाइन ने। बहुत सारे कपल के उन्होंने सैंपल लिए, बहुत सारे पति पत्नियों के मदर फादर के सैंपल लिए होंगे और उनके बाद फिर उनके बच्चे का ग्रुप लगाया होगा, तो उन्होंने इस तरह से करके प्रूफ करके बताया था कि ये जो दो नियम है, और ये आज भी बिल्कुल सही नियम चल रहे हैं भाई, है ना, तो अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ देखो, अब एक भारती ने पूछा कि पेरेंट पॉजिटिव और बेबी नेगेटिव, तो उस पर अपन बात करेंगे। देखो ये भारती, अभी अपन सिर्फ एबीओ की बात कर रहे थे, आरएच पे अपन थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आरएच का भी इनहेरिटेंस अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एक बार थोड़ा सा इस ग्राफ के थ्रू, इस इमेज के थ्रू आप इसको समझ लो, है ना। ये अपने फादर हैं, ये अपने मदर हैं। फादर का ग्रुप अगर ए है ना, अपन ए की बात कर रहे हैं। अगर फादर का ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो जीनोटाइप होगा वो ए और ओ होगा। उसके अंदर दो जीन होंगे, ए जीन होगा और ओ जीन होगा। अगर मदर का ग्रुप बी है, ज्यादातर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इनहेरिटेंस में इस तरह से आते हैं कि मदर का ग्रुप मतलब फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ग्रुप बी है, तो बच्चों के में क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, है ना। तो यहाँ पर अपन उसी से ही एग्जांपल लेंगे। तो अगर फादर का ग्रुप ए है तो उसकी जीनोटाइप जो होंगे वो ए और ओ होंगे, और इसमें ए और ओ का मतलब क्या हुआ कि उसके जो जीन होंगे उसमें दो जीन हो गए, ए जीन और ओ जीन। इसी तरह से अगर मदर बी ग्रुप की है, इसका मतलब उसमें दो जीन होंगे, एक तो बी जीन होगा और एक ओ जीन होगा। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ये चार्ट के माध्यम से देखो जरा, आपको समझना पड़ेगा, है ना, किस किस तरह से उसके ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि भाई मदर और फादर, है ना, तो फादर से ए जीन पहुंच गया और मदर से ओ जीन पहुंच गया, तो उस कंडीशन में बच्चे का जो ग्रुप बनेगा वो ए ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पर ए है और ओ है, यहाँ पर बी है और ओ है ना, तो इनमें से कोई एक एक उठाते जाओ आप और एक एक उठा के उसके जोड़े बनाते जाओ। अगर मान लो यहाँ फादर से ए उठ के आ गया और मदर का ओ उठ के आ गया, है ना, तो बच्चे का जीनोटाइप ए ओ हो जाएगा। और बच्चे का जीनोटाइप अगर ए ओ हुआ तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ए ग्रुप, मतलब बच्चे का ग्रुप ए हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, दूसरी कंडीशन में ये हुई कि फादर से तो ए जीन पहुंचा, मदर से बी जीन पहुंच गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ओ जीन उठाया था, तो ओ जीन तो रिसेसिव होता है, तो रिसेसिव की वजह से अपन ने ओ को काउंट नहीं किया, है ना, अपन ने डायरेक्ट ए ग्रुप बोल दिया। लेकिन दूसरी कंडीशन में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई फादर से तो ए जीन पहुंचा, मदर से बी जीन पहुंचा, इसलिए जो बच्चा था उसमें बच्चे में दो जीन हो गए, ए जीन और बी जीन, और ए जीन और बी जीन की वजह से उसका जीनोटाइप जो बना वो ए बी बना, और ए बी जीनोटाइप का फिनोटाइप भी ए बी ही होगा, मतलब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा, है ना। तो दूसरा ब्लड ग्रुप फिर ए बी भी बन सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फादर से तो ओ जीन पहुंचा, मदर से बी जीन पहुंच गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बच्चे का जो ग्रुप होगा वो बी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर रिसेसिव होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में बना था ए ग्रुप बच्चे का, दूसरी कंडीशन में बच्चे का जो ग्रुप बना वो बी ए बी बना, ए बी बना, तीसरी कंडीशन में बी ग्रुप बना, है ना। तीन तरह के ब्लड ग्रुप अपन ने देख लिए। चौथी एक और पॉसिबिलिटी हो रही है भाई, चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि फादर ने ओ जीन दिया, सिर्फ ओ जीन दिया, उसने अपने ए जीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की, मदर ने भी ओ जीन दिया, उसने अपने बी जीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ऐसी कंडीशन में मदर और फादर दोनों से ओ जीन पहुंचे हैं और दोनों से ओ जीन पहुंचे, तो बच्चे में ग्रुप जो है वो ओ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फादर और मदर दोनों के ब्लड ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हैं, एक का ए है दूसरे का बी है, तो बच्चे जो हैं उनमें पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो रही है उनके ब्लड ग्रुप, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ग्रुप भी हो सकता है, बी ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगर मदर फादर दोनों के ग्रुप अगर ओ हैं तो उस कंडीशन में उसकी पॉसिबिलिटी फिर
बिल्कुल नहीं बन रही है। उसकी पॉसिबिलिटी बच्चा जो होगा वो भी ओ ग्रुप का ही होगा। दोनों अगर ए बी ग्रुप के हैं तो उस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी 3 बन सकती है, ए ग्रुप भी बन सकती है, बी भी बन सकती है और ए बी भी बन सकती है, लेकिन उसमें ओ ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। मदर और फादर दोनों के बिल्कुल सेम हो, प्रतिमा बिल्कुल इसी टेबल में आप देखो, ये जो चार्ट है आपको मैंने नोट्स में दिया है, इस चार्ट में आप जीरो टाइप को बदलते जाओ, आपको सारी पॉसिबिलिटी मिलती जाएंगी। जैसे आपने पूछा है ना, प्रतिमा ने पूछा कि दोनों का सेम हो, दोनों का सेम मतलब देखो आप मान लो मदर और फादर दोनों का ए ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फादर का अगर ए है तो उसकी जीनोटाइप भी ए हो गया, मदर का भी ए ग्रुप है मतलब उसका जीनोटाइप भी ए हो गया, है ना। अब उस कंडीशन में बच्चे के अगर अपन देखेंगे तो बच्चे में ए जीन पहुंच सकता है और ओ जीन पहुंच सकता है, तब भी उसका ग्रुप ए होगा, है ना। ओ जीन और ओ जीन पहुंचेंगे तब उसका ग्रुप जो होगा वो ओ होगा। इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। मतलब अगर दोनों के ग्रुप ए हैं तो उसमें सिर्फ बच्चे की ग्रुप की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 2 बन रही है, या तो उसका ग्रुप ए होगा या फिर उसका ग्रुप ओ होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। और पॉसिबिलिटी के लिए अपन ने पूरी की पूरी एक टेबल इससे पहले भी डिस्कस की थी, एक बार फिर से आप देख लो इस टेबल को। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि इफ, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ मदर मदर का ग्रुप बता दिया कि मदर का ग्रुप ये है ना, मैं यहाँ पर डेड डैश कर रहा हूं, मदर का ग्रुप ये है और फादर का ग्रुप ये है, और फादर का ग्रुप ये कर दिया, दोनों मदर का ग्रुप बता दिया, फादर का ग्रुप बता दिया, तो बच्चे चाइल्ड न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रोहित स्क्रीनशॉट की जरूरत है क्या आपको, मुझे समझ में नहीं आता। नोट्स आपको मिलते हैं पहले ही, ये वाले जो ब्लड बैंक के जो नोट्स है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जितनी भी ब्लड बैंक अपन पढ़ने वाले हैं सब नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो नोट्स देखो ना आप, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या, मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसके आप सिर्फ समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, एक जो रो है वो फादर की है, एक जो रो है वो मदर की है ना। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर अगर फादर ओ है मदर भी ओ है तो उसके बच्चे जो होंगे वो सिर्फ ओ ग्रुप के ही होंगे। फादर अगर ए है, बच्चे मदर जो है वो भी ए है, तो उस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो ओ ग्रुप हो सकता है या ए ग्रुप हो सकता है ना। इसी तरह से आप देखें सेम चीज यहाँ पर है, अगर बी दोनों के अगर बी है तो उसमें भी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रुप ओ हो सकता है या फिर ग्रुप बी हो सकता है। दोनों में अगर बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग ब्लड ग्रुप है, जैसे यहाँ पर फादर का अगर ए है और मदर का अगर बी है, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। उस कंडीशन में चारों तरफ के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या फिर बी भी हो सकता है। चारों तरफ के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं हमारे, अगर दोनों के ब्लड ग्रुप अलग अलग है। दोनों के अगर ए बी है, मदर का भी ए बी है और फादर का भी अगर ए बी है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 बन रही है, या तो ए या फिर बी या फिर ए बी, है ना। ये जो आप टेबल देख रहे हो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल रटने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये अभी अपन ने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ को अपने दिमाग में बिठाना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार इस ग्राफ के माध्यम से अगर आपने समझ लिया कि किस तरह से मदर फादर से ब्लड ग्रुप बच्चों में पहुंचते हैं, ये आपको समझ में आ गया, तो आराम से जितने भी कुछ कितना भी घुमा के दे दे क्वेश्चन एग्जामिनर, आप आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रूप सिंह कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ भाई तुम्हारा। चलो मैं आप लोगों को मैसेज देखता हूँ फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। भारती ने पूछा सर पेरेंट पॉजिटिव है तो बेबी निगेटिव, उस पर अपन बात करने वाले हैं थोड़ी देर में अपन, ठीक है। मदर और फादर का सेम हो तो सर इसमें वॉलेंट्री कंडीशन होती है क्या।
नहीं, वॉलेंट्री कोई कंडीशन नहीं होती रूप सिंह, इसमें वॉलेंट्री अपन कैसे कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप में किसी तरह की कोई वॉलेंट्री कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ये तो अपने आप ही इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, इसमें इस तरह का कुछ नहीं चलता वॉलेंट्री। विश के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, विश के अकॉर्डिंग कैसे ब्लड विश के अकॉर्डिंग कर देंगे अपन, ठीक है। रोहित, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट पे आप बिल्कुल मत जाओ, है ना। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उसका गलत यूज करते हैं, कई बार देखा गया है कि वही क्लास को रिकॉर्ड करके उसको अलग जगह मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अपन नहीं दे पाएंगे। चलो ठीक है भाई, ये बाकी सब लोगों को क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया है ABO जीन। ABO जीन में अपने 3 जीन आ जाते हैं, अपने A जीन आ जाता है, B जीन आ जाता है और O जीन आ जाता है। लेकिन इन तीनों जीनों के अलावा एक जीन और भी होता है, SE जीन। SE जीन, ये क्या है भाई SE जीन? SE जीन जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट जीन है, और लेकिन ये ABO एक्सप्रेशन में शामिल होता है। एक्सप्रेशन में ABO जब अपन ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो ABO ब्लड ग्रुप में इसका बड़ा रोल है SE जीन का। SE जीन क्या होता है भाई? SE जीन क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति में सीक्रेशन और बॉडी फ्लूइड, जैसे बॉडी फ्लूइड कौन से हो गया अपन ने, टीयर हो गए, मिल्क हो गई, यूरिन हो गई है, सलाइवा हो गया, इनमें भी A एंटीजन, B एंटीजन और H एंटीजन प्रेजेंट होता है। और जिन व्यक्तियों में अगर इस तरह के एंटीजन इनमें प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड में या सीक्रेशन में, उनको तो अपन सीक्रेटर कहते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होते उनको अपन नॉन सीक्रेटर कहते हैं। और लगभग अपनी जो पॉपुलेशन है इंडिया पॉपुलेशन, उस इंडिया पॉपुलेशन में 80% लोग जो होते हैं वो सीक्रेटर होते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझते हैं डिटेल में अपन। ऐसी जीन एक अलग टाइप का जीन है। ऐसी जीन में क्या होता है, ऐसी जीन जिन व्यक्तियों के पास है उनके ये जो एंटीजन अभी अपन थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच एंटीजन, ये एंटीजन उनके सीक्रेशन में भी प्रेजेंट होते हैं। चाहे आप लोगों ने सुना होगा कि साइंटिस्ट जो लोग हैं वो अपने सलाइवा से भी अपने ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं, अपने टीयर से, अपने पसीना से भी ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक पर्सन में पॉसिबल नहीं है। लगभग 80% लोगों का ब्लड ग्रुप उनके आंसुओं से, उनके पसीने से या फिर उनके सलाइवा से भी मालूम किया जा सकता है। लेकिन किया जा सकता है मतलब उसकी जो टेक्निक है वो बहुत हाई लेवल की होगी। अपने ब्लड बैंक में अपन जो ब्लड ग्रुप की जो किट है वो एंटी सेरा है, उनसे अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते। उनको डिटेक्ट करने की जो टेक्निक होगी वो बहुत हाई एंड लेवल की होगी, है ना। तो वो टेक्निक पे अपन नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ समझने के लिए बोलेंगे कि उनका अपन कैसे पता कर सकते हैं, टीयर से, आंसुओं से या पसीने से या सलाइवा से उनका ब्लड ग्रुप कैसे मालूम कर पाएंगे, क्योंकि उनमें ये जो एंटीजन होते हैं वो उनके इस तरह के सीक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो एंटीजन है ये पर्सन, हर एक पर्सन में ही मौजूद है ये भी जरूरी नहीं है। लगभग 80% लोगों में ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और लगभग 20% लोगों में ये जो एंटीजन होते हैं वो सलाइवा और सीक्रेशन में प्रेजेंट नहीं होते। जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको अपन सीक्रेटर बोलते हैं, जिनमें प्रेजेंट नहीं होते उनको अपन नॉन सीक्रेटर बोलते हैं। तो अपन, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा भाई जिनमें प्रेजेंट होता है उनको सीक्रेटर बोला, तो सीक्रेटर से निकालकर उन्होंने एक जीन बना दिया ऐसी। तो यहाँ पर ऐसी जो शब्द है वो एक्चुअली सीक्रेटर से निकला हुआ शब्द है। सीक्रेटर में SE, वहां शुरुआत के जो वर्ड थे उन्होंने ऐसी बना दिया। तो उन्होंने कहा भाई जिनके सीक्रेशन से, बॉडी फ्लूइड से अपन ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं वो सीक्रेटर कहलाएंगे। मतलब उनमें ये वाला जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। जिनमें प्रेजेंट नहीं होता उनके अपन सिर्फ ब्लड से ही पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। उनके ब्लड में ही, RBC के ऊपर ही A एंटीजन, B एंटीजन या फिर किसी ऑर्गन में ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। उनके इस तरह के सीक्रेशन में, बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है। ऐसे पर्सन को अपन नॉन सीक्रेटर कहते हैं। नॉन सीक्रेटर जो होते हैं वो लगभग 20% होते हैं। उनमें ये जो एलीली होगा वो साइलेंट एलीली होगा। अब यहाँ पर साइलेंट एलीली, इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले जब अपन क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे, है ना, तो क्रोमोसोम्स में अपन ने क्या पढ़ा भाई, क्रोमोसोम्स में अपन ने पढ़ा कि DNA के सेगमेंट जो होते हैं वो बीच बीच में, है ना, इसमें एक क्रोमोसोम्स में बहुत सारे DNA के सेगमेंट होते हैं। तो एक ही जगह पर DNA के सेगमेंट किस तरह का है, या तो साइलेंट है, साइलेंट अगर हुआ तो वो जीन ज्यादा काम नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, रिसेसिव होगा, है ना।
या फिर डोमिनेंट होगा, तो डोमिनेंट होगा तो उसके सारे कैरेक्टर आएंगे, है ना। अगर जीन डोमिनेंट होता है तो उसके कैरेक्टर इंडिविजुअल में दिखते हैं, पर्सन में दिखते हैं। जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारे वो जीन जो है वो डोमिनेंट है ना। जो भी कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं, है ना, वो हमारे जो जीन है वो डोमिनेंट है, ठीक है। और जो कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर वो जीन प्रेजेंट नहीं है, वो जीन भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। भाई हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां बहुत है, लेकिन ये छुपी हुई शक्तियां है ना, ये रिसेसिव है कई चीजें, ठीक है। तो कुछ जीन जो है वो रिसेसिव है, क्वालिटी हम में है, कैरेक्टर हम में है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होने की वजह से कैरेक्टर आ भी नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनमें सीक्रेटर में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, उनमें भी जीन प्रेजेंट होगा, लेकिन वो जो जीन होगा वो साइलेंट होगा। मतलब साइलेंट होने की वजह से उनके कैरेक्टर नहीं आ पाते। कैरेक्टर नहीं आ पाते इसका मतलब क्या हुआ, उसके एंटीजन उसके सीक्रेशन में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे जो पर्सन है उनको अपन नॉन सीक्रेटर कहते हैं। जिनमें प्रेजेंट होता है उनको अपन सीक्रेटर कहते हैं, ठीक है। एम एस रावत ने कहा ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं सर? ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं रावत, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? नाक मत कटवा देना मेरी। ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं ये प्रोसीजर मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किए, बड़े सिंपल बहुत। ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है भाई। बीएमएलटी डीएमएलटी में बच्चे घुसते हैं तो फर्स्ट ईयर में सीख जाते हैं ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन ने एकदम बेसिक चीजों को क्लास में नहीं लिखा है, ठीक है। रावत क्या पूछना चाह रहा है, या थोड़ा क्लियर कर दो कैसे निकालते हैं, मतलब नहीं समझा मैं। ब्लड ग्रुप कैसे निकलते हैं, चलो फोन पे बात कर लूंगा, जो भी डाउट होंगे तो अपन फिर और कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ए बी ओ जीन की बात कर रहे थे, तो उनसे जो एंटीजन थे वो ए बी एंटीजन बने थे, है ना। दूसरा अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आर एच एंटीजन, है ना। अपन अपने लिए दो ब्लड ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एबीओ दूसरा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। और दोनों ही जो ब्लड ग्रुप है जब तक अपन नहीं लगाए तब तक अपन पेशेंट का ब्लड किसी पेशेंट किसी भी डोनर का ब्लड जो होता है वो अपन पेशेंट को नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला एंटीजन है अपना आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन में भी बेसिकली आर एच ब्लड ग्रुप के लिए आर एच एंटीजन करते हैं, और टोटल 6 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना। 6 एंटीजन कौन कौन से हैं? सी डी ई कैपिटल लेटर में, सी नाम दिए इनको सी डी ई, और उसके बाद में स्मॉल लेटर में सी डी और ई। ये उनके नाम से अपन पहचानते हैं। आर एच एंटीजन जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, लेकिन ये जो 6 होंगे वो ग्रुप में होंगे। उनके जो जीनोटाइप होंगे वो कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर देखो, है ना। कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, या तो कैपिटल सी कैपिटल डी और स्मॉल लेटर ई होगा, या फिर स्मॉल लेटर का सी कैपिटल लेटर का डी और कैपिटल लेटर का ई, इस तरह से हो सकता है, या तीनों ही कैपिटल हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये क्या है, सी डी ई सी डी ई सी डी। एक्चुअली ये एंटीजन जो है वो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, है ना। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से बनता है, या तो कैपिटल सी कैपिटल डी और स्मॉल लेटर वाला ई, ये एंटीजन किसी पर्सन में होंगे, या किसी पर्सन में स्मॉल लेटर वाला सी। मतलब ये अलग अलग टाइप के एंटीजन है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से टोटल 8 तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होता है ना। सी सब में आप सी डी देखोगे, लेकिन किसी में छोटा लेटर है स्मॉल लेटर है, किसी में कैपिटल लेटर है। इसका मतलब डी वाला जो है वो कैपिटल लेटर जो वाला जो डी है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल लेटर ई वाला जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। अब इसमें कैपिटल वाले जो है अपने सी डी ई और स्मॉल लेटर वाले सी और ई, ये जो होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं। एंटीजेनिक का मतलब अगर किसी पर्सन में ये इनमें से पांचों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, है ना, तो उसका जब अपन ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन किसी में अगर स्मॉल लेटर का डी होगा प्रेजेंट, तो उसका अपन ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक। तो बाकी के जो होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं, स्मॉल लेटर वाला जो होता है वो एंटीजेनिक नहीं होता। एंटीजेनिक का मतलब क्या है कि ये जो होते हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर देते हैं,
स्मॉल लेटर वाला जो डी होता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करता, जिसका अपन RH नेगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब उसमें स्मॉल लेटर का डी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें कैपेसिटी नहीं होती स्टिमुलेट करने की, कैपेबल नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के बॉडी में कभी कभी क्या होता है, जब अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो आरबीसी में उनकी कमी होती है। RH एंटीजन जो होते हैं वो उनकी एंटीजेनिसिटी के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। डी एंटीजन जो कैपिटल वाला डी है, उसकी एंटीजेनिसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। थोड़ा और डिटेल में अपन इसको समझते हैं। एक प्लेन पेपर में ले लेता हूं, उस प्लेन में पेपर में अपन समझे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो देखो, किसी भी पर्सन में, अभी अपन बात कर रहे थे CDE या फिर स्मॉल लेटर में CD और E। ठीक है, RH एंटीजन जो होते हैं, उन RH एंटीजन में ये 6 टाइप के एंटीजन से मिलकर फिर टोटल 8 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। 8 तरह के कॉम्बिनेशन उनके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव में भी उसकी एंटीजेनिसिटी कितनी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है ना। ये जो कैपिटल डी वाला एंटीजन है, इस कैपिटल डी वाले की एंटीजेनिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीजेनिसिटी कैपिटल डी वाले की होती है। इसका मतलब किसी पर्सन में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है CDE, या फिर मतलब डी, अगर उसमें अगर डी कैपिटल लेटर में है, चाहे भले ही बाकी दूसरी चीजें जो हो वो स्मॉल लेटर में हो, तो उसकी एंटीजेनिसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप जब अपन लगाएंगे तो उसका ब्लड ग्रुप RH जो होगा वो बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी में अगर ये कैपिटल डी वाला प्रेजेंट नहीं है, या फिर दूसरे लेटर वाले प्रेजेंट है, जैसे स्मॉल C, स्मॉल E हो गया है, कैपिटल C भले ही हो गया है ना, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी जो होगी वो कम होगी। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन उसका RH ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो RH ब्लड ग्रुप बहुत जल्दी पॉजिटिव नहीं आएगा। टेस्ट लगाते टाइम उसकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ी स्लो होगी। एकदम से अपन जैसे लगाते, जैसे RH अपन लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने, सभी लोगों ने ब्लड ग्रुप लगाए हैं। तो ब्लड ग्रुप लगाते टाइम आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि किसी किसी में अपन जब ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो किसी किसी का जो पॉजिटिव रहता है वो तो बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे ही लगाया वो तुरंत उसकी आरबीसी जो होती है वो एग्लूटिनेट हो जाती है ना। लेकिन किसी किसी पेशेंट में वो बहुत जल्दी एग्लूटिनेट नहीं होती, बहुत धीरे धीरे होती है। थोड़े 2-3 मिनट तक आपको रोटेट करना पड़ता है, स्लाइड को थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एग्लूटिनेट होती है। तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें एंटीजन के पेयर किस आधार पे प्रेजेंट है। अगर उसके पेयर में कैपिटल डी प्रेजेंट है तो उसका अपन ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो उसका आरबीसी जो होंगी वो बहुत जल्दी एग्लूटिनेट हो जाएंगी, है ना। और अगर उसमें कैपिटल डी वाला एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बाकी दूसरे वाले एंटीजन अगर प्रेजेंट है, तो उसका अपन ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो वो उसकी आरबीसी बहुत जल्दी एग्लूटिनेट नहीं हो पाती। कई बार अपन कंफ्यूजन में ऐसे पेशेंट का RH नेगेटिव भी दे देते हैं, अपन उनको नेगेटिव ब्लड ग्रुप समझ बैठते हैं, क्योंकि उनके में अगर हम एग्लूटिनेशन जल्दी नहीं आती तो अपन को ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव है। लेकिन आप थोड़े और लंबे टाइम तक थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा उसको मिक्स करेंगे, तो उसमें फिर थोड़ी देर बाद वो आरबीसी एग्लूटिनेट हो जाती है। इसीलिए हमारे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, वो हमेशा कहते हैं जब आप ब्लड ग्रुप लगाओ तो RH पे आप बहुत फोकस करो। RH वाला जो होता है वो किसी में तो बहुत जल्दी आता है, किसी में बहुत लेट आता है। किसी में जो बहुत लेट जाता है वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि इसके जो अलग अलग एंटीजन है, इन अलग अलग एंटीजन की जो एंटीजेनिसिटी है वो अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कैपिटल डी वाला जो है इसकी एंटीजेनिसिटी सबसे ज्यादा है, और स्मॉल लेटर वाला जो डी है उसकी एंटीजेनिसिटी सबसे कम है। ठीक है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, हाँ बढ़िया। देखो रोज लगाते हैं कुछ लोग तो है जो ब्लड ग्रुप रोज लगाते हैं, तो जो लोग रोज लगाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे ब्लड ग्रुप लगाए हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी, किसी किसी में RH बहुत जल्दी पॉजिटिव आ जाता है, किसी किसी में बहुत जल्दी नहीं आता, थोड़े लेट आता है। तो जिनमें लेट आता है उनमें एंटीजेनिसिटी कम होती है, जिनमें जल्दी जाता है उनमें एंटीजेनिसिटी बहुत ज्यादा होती है। उनमें जो पेयर में प्रेजेंट होगा उसमें कैपिटल डी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन इसी में RH एंटीजन के ही। RH एंटीजन जो अभी अपन ने डिस्कस किया,
ये जो RH एंटीजन होंगे वो भी एंटीबॉडी बनाएंगे, जिस तरह से हमारे ABO एंटीजन होते हैं उसी तरह से RH एंटीजन जो होगा वो भी एंटीबॉडी बनाते हैं। और लेकिन ABO एंटीबॉडी के अगेंस्ट में RH एंटीबॉडी जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। इसका क्या मतलब है नेचुरल प्रेजेंट नहीं होते? इसका मतलब क्या हुआ भाई, ABO ब्लड ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ABO ब्लड ग्रुप में, मेरे ख्याल से मेरा कैमरा बंद हो गया है, 2 मिनट वेट करें, मैं एक बार देखूं कैमरे में क्या इशू है ना, थोड़ा सा वेट करें, 2 मिनट में दोबारा से क्लास कंटिन्यू हो रही है। चलो एक बार बताया, मैं देखने लगा हूं क्या आप लोगों को क्लियर है क्या सब कुछ? मेरी आवाज और वीडियो दोनों चीजें दिख रही है क्या आप लोगों को? सब कुछ क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ओके ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। एंटीबॉडीज की बात मैं कर रहा था। ABO वाले जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होंगी भाई? RBC जो होती हैं उनमें तो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अपन ने कल की, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था, जो एंटीजन RBC पर प्रेजेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो ABO ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ABO ग्रुप की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नेचुरली होती हैं। अगर RBC पे प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, है ना। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि भाई अगर ये RBC है और इस RBC के ऊपर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है, अगर RBC के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी-B प्रेजेंट होगी। तो ये ABO वाली जो एंटीबॉडी होती हैं वो नेचुरली होती हैं, लेकिन RH वाली जो एंटीबॉडी होती है वो नेचुरली नहीं होती। मतलब अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर, अगर RH एंटीजन, RH है मतलब D एंटीजन अगर इसका प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में उसकी एंटीबॉडी होंगी या नहीं होंगी ये नहीं है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें एंटीजन है या नहीं है, ठीक है। किसी भी पर्सन में अगर एंटीजन नहीं था और उसमें अगर एंटीजन इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो फिर एंटीबॉडीज जो होती है वो बनने लगती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि RH एंटीबॉडी जो होती है वो नेचुरली नहीं होती, लेकिन अगर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए, इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव था, किसी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप, कोई नेगेटिव वाला अगर पर्सन है और उसको अगर पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें एंटीबॉडीज बनने लगेगी। तो इस तरह की जो एंटीबॉडी होती है वो नेचुरली नहीं होती, बनने लगती है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स से बनती हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स से जो एंटीबॉडी बनती हैं वो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, हीमोलाइसिस करने लगती हैं ब्लड को, है ना। तो उससे अपन को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। ये जो होती है वो सारी की सारी RH एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यून एंटीबॉडी होती है। और एक बार जो स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से ये बन सकती है। स्टिमुलेशन किस वजह से हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है ना। ट्रांसफ्यूजन मतलब कोई पेशेंट है, अगर पेशेंट RH नेगेटिव था और उसको अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो फिर उसमें एंटीबॉडी बनने लगेंगी। या फिर प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ऐसा। प्रेगनेंसी में कैसे हो सकता है? अगर मान लो मदर जो है वो RH नेगेटिव थी और बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, तो RH पॉजिटिव के जो एंटीजन एंटीजन होंगे वो मदर के ब्लड में पहुंचने लगेंगे, तो वो मदर को प्रॉब्लम देने लगेगी, है ना। तो इस तरह से ये जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू बनते हैं, है ना। और इनकी एंटीजेनिसिटी के आधार पर ये जो एंटीबॉडी हैं इनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट एंटीबॉडी, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी और तीसरी एक और है इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी, है ना। कंप्लीट, इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट, तीनों में क्या डिफरेंट है थोड़ा समझते हुए चलते हैं अपन। कंप्लीट एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो RBC के सलाइन सॉल्यूशन में भी अपन उनको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिनकी एंटीजेनिसिटी बहुत अच्छी है, जिनकी एंटीजेनिसिटी बहुत अच्छी है, मतलब उनको अगर अपन टेस्ट लगाएंगे तो अपन को एंटीसीरा डालते से ही तुरंत ही वो RBC को एग्लूटिनेट कर देंगी।
हालांकि और यहाँ तक कि उसको अगर अपन नॉर्मल सलाइन के सॉल्यूशन में अगर अपन थोड़ा सा डाइल्यूशन बनाकर भी अपन मिक्स करें तो उस टाइम पे भी ये बहुत जल्दी आरबीसी को एग्लूटिनेट कर देती हैं। तो इस तरह की जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी कंप्लीट एंटीबॉडी कहलाती हैं। दूसरी होती है इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो सलाइन के सस्पेंशन में डिटेक्ट नहीं हो पाती। सलाइन का जब सस्पेंशन बनाएंगे अपन, थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे ब्लड को, तो उस टाइम पर ये जो एंटीबॉडी होती है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती ब्लड ग्रुप में, वो ब्लड को वो एग्लूटिनेट नहीं कर पाती। और ये जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन बोविन एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। बोविन एल्ब्यूमिन से क्या होता है, बोविन एल्ब्यूमिन से ये जो आरबीसी है वो आसपास पास आ जाती है और जिसकी वजह से उनको आपस में एग्लूटिनेट होने के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है। तीसरी एक और होती है इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी। ऐसी एंटीबॉडी जिनको अपन एंटीग्लोबुलिन या फिर कुंभ रीजेंट के माध्यम से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उनको अपन इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी कहते हैं, है ना। तो तीनों ये जो टाइप हैं वो उनकी एंटीजेनेसिटी के आधार पर हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है, कुछ लोगों ने बोला नॉट क्लियर। अभी तो क्लियर है ना भाई, मेरे यहाँ से क्लियर है बिल्कुल से, दोनों चीजें चल रही हैं, क्लियर है। एंटीजेनिसिटी के आधार पर कंप्लीट, इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट, है ना। और होगा क्या इसमें, जिसमें इनकम्प्लीट एंटीबॉडी होगी तो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्या होती है, वो आरबीसी को एग्लूटिनेट नहीं कर पाती, मतलब आपस में जोड़ नहीं पाती। तो जब अपन उसका ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो ब्लड ग्रुप जो होता है उसका नेगेटिव आता है, लेकिन वो जो होती है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन, अगर किसी में इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है ना, तो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी में सिर्फ इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन बोविन एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। और इनकम्प्लीट अगर यूनिवेलेंट एंटीबॉडी है तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन कुंभ रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक। कुंभ टेस्ट क्या होता है, ये कुंभ के बारे में अपन कल और थोड़े डिटेल में समझेंगे, है ना। आज की क्लास में अपन इतना ही रहने देते हैं। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट बड़ा अच्छा टेस्ट है, कुंभ टेस्ट, है ना। तो आज का टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, पूरा समझने वाला टॉपिक है। मुझे मालूम है इसमें 100% कुछ डाउट आपके अभी भी रह गए होंगे, है ना। तो वो अपन कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कल और टॉपिक अपना ये पहले चलेगा, उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। अब आपके जो भी डाउट है आप एक बार कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, तो उन पे अपन थोड़े और डिटेल में समझ लेंगे, है ना। आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं भाई। ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेज देख लेता हूँ, लेकिन अपन डिस्कशन कल करेंगे। आप लोगों के जो डाउट है देखता हूँ आप लोग क्या पूछ रहे हैं। पुतिन ने कहा साइलेंट एलईडी और साइलेंट कैरियर। बिल्कुल पुतिन, ये जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, साइलेंट एलईडी और साइलेंट कैरियर। सर मेरा क्वेश्चन था, फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो उनके चिल्ड्रन में ब्लड ग्रुप, अभी तो डिस्कस किया था अपन ने रावत, है ना। देखो दो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, दो अलग अलग बात कर रहे हो आप, है ना। तो ए और बी, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक स्टूडेंट का। देखो रावत का एक डाउट है कि अगर फादर का ग्रुप ए है और मदर का ग्रुप बी है तो बच्चे में पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, है ना। दूसरा, दोनों के पॉजिटिव ही है, अगर दोनों के पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव ही होगा, ये तो डेफिनेटली हो गया, है ना। तो अपन सिर्फ ए बी की बात करते हैं। तो अब देखो मदर और फादर उनके ग्रुप ए बी है तो उनके जीनोटाइप अपन देखेंगे तो जीनोटाइप में दोनों में ओ जुड़ जाएगा। ओ क्यों जुड़ गया, क्योंकि ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो इसमें चार पॉसिबिलिटी अपनी बन रही है, या तो ए यहां से गया और यहां से बी गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से ए गया, यहां से ओ गया, तो उस कंडीशन में बच्चे का ग्रुप जो होगा वो जीनोटाइप जो बनेगा वो ए और ओ बनेगा, और ए ओ जीनोटाइप बना मतलब ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए होगा, है ना। इसमें ब्लड ग्रुप ए बी। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी यहां से ओ गया जीन और यहां से बी जीन गया, तो जीनोटाइप जो बना वो ओ और बी बना, और ओ बी का ब्लड ग्रुप जो बना वो बी बना, है ना।
फिर चौथी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से भी हो गया और यहाँ से भी हो गया, तो जीरो टाइप जो है वो डबल ओ हुआ, और डबल ओ वाले का ग्रुप बना वो ओ बना। मतलब अगर मदर और फादर दोनों के ग्रुप ए और बी हैं, तो उनके बच्चों की पॉसिबिलिटी ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक, देखो भारती ने लिखा है अगर मदर और फादर दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो बेबी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भारती, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे नेगेटिव हो, है ना। दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव है तब जरूर पॉसिबिलिटी बन जाती है। अमोल ओल्ड पेपर का काम चल रहा है ना, बहुत सारी टाइपिंग टाइपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो एक्चुअली क्या होता है, जो कंप्यूटर टाइपर होते हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, तो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जैसे जैसे होते जा रहा है मैं अपलोड कर दूंगा। जहां तक मेरी कोशिश है कि अपने इस अप्रैल के मंथ में जितनी भी आपकी पेंडेंसी चल रही है नोट्स की, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सब पेपर पेपर सब मिल जाएंगे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, है ना। ठीक है भाई, पेपर चल रही है, अपनी एडिटिंग चल रही है, और इस हफ्ते हफ्ते में हो जाएंगे। टाइप हो चुके हैं वो, एक्चुअली एक बार मुझे चेक करना, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की बड़ी कमी रहती है मैनेजमेंट में। देखो स्टाफ का भी मैनेजमेंट, स्टूडेंट का भी मैनेजमेंट, और फिर सॉफ्टवेयर का भी मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट में, और फिर मेरी भी खुद की भी ड्यूटी है ना। लेकिन जल्दी मैं पॉसिबल करूंगा, जितना जल्दी हो सके। जितनी भी पेंडेंसी बची है, जितने भी नोट्स आपके बचे हैं, आप देखोगे तो बहुत सारे नोट्स मैंने कल अपलोड किए हैं आपको। जीके के जितनी भी क्लास हो गई उनके सबके नोट्स मिल गए हैं, इंग्लिश के नाउन के नोट्स मिल गए हैं आपको। प्रीवियस पेपर में भी 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक चीज और मैं आपसे बोलूंगा कि सिलेबस मैंने अपडेट करके अपलोड किया है। अगर आपके पास पुराना सिलेबस है तो आप एक बार फिर से सिलेबस को अपलोड करके मतलब डाउनलोड करके एक बार देख लेना, क्योंकि अब थोड़ा सा अपन ने चेंजेस किया है सिलेबस में, कुछ टॉपिक अपने ऐड हुए हैं। तो टोटल 75 टॉपिक अपन टेक्निकल में पढ़ेंगे, और नॉन टेक्निकल में पहले जो क्लास थी वो अलग थी। इस बार अपन ने बहुत कुछ नॉन टेक्निकल पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जीके में आप देख रहे हैं लगाड़ी 30-35 टॉपिक अपने जीके के, इंग्लिश की तो पूरे 1 महीने क्लास चलेगी। मैथ की क्लास तो पूरे 3 महीने चल रही है। मतलब नॉन टेक्निकल पे बहुत फोकस किया है अपन ने इस बार। ठीक है, तो एक बार आप सिलेबस को दोबारा से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना। ठीक है, चलो बाकी टेस्ट देखो, टेस्ट का एक दो स्टूडेंटों ने भी बोला था कि जो टेस्ट सीरीज वाले जो टेस्ट बने उसमें कहीं कहीं पे मिस्टेक है। तो बिल्कुल आप चिंता मत करो, उसको मैं एक बार देख लूंगा, जहां पे भी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसको सुधार दूंगा, है ना। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। अभी आपके ओरिजिनल वाले टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले हैं 15 मई से। एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं ध्यान रखूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप जो भी टेस्ट डले तो उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। थोड़ी बहुत देखो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कोशिश करो, एक आध दो मिस्टेक तो हो ही जाती है भाई। इतनी बड़ी टीम हमारी काम करी, टोटल 11 लोग पूरी टोटल टीम में है हमारी, है ना। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अब ना हो। ठीक है रावत, एक आध दो क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जिनमें गलत आंसर हो या गलत कोई मिस्टेक हो जाती है, वो कई बार हमारे स्टाफ से हो जाती है ना। पर मैं थोड़ा और ध्यान दूंगा, अब अगली बार जो भी टेस्ट होगा तो पहले मैं चेक किया करूंगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों को वो टेस्ट मिला करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं भाई। ठीक है, उसकी क्लास ले लेना किरण ने, किसकी क्लास ले लेना किरण? हाँ, जितने भी देखो, जितने भी डाउट हैं उसके लिए अपन एक अलग से क्लास रख लेंगे इस बार शनिवार के दिन। सैटरडे को अपन एक डाउट की क्लास रख लेते हैं, आपके जो भी डाउट हैं अपन इकट्ठे में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको जो एमसीक्यू मिल रहे हैं वो सारे एमसीक्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। आप देखोगे कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू की क्लास पड़ी है। तो आपको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाकर वो यूट्यूब पे वो वाले एमसीक्यू की क्लास देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।